एक टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, 20 मिनट्स का होगा, 20 एमसीक्यूज है। वो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, कंप्लीट चैप्टर में से आएगा। और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो फिजिकली आपको सेंटर पे आना है, और वो भी तकरीबन 1.5 घंटे का टेस्ट है। इसकी टाइमिंग्स आज शाम को हम शेयर कर देंगे आपसे। यस, ओके, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ अपनी। अब 3 टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। ये बस चैप्टर एंड हो गया। ये बुक की टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन नजर आता है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आना, दोनों चीजें नजर आती हैं। प्रॉपर्टीज का सिमिलर होने को पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन का कॉज पीरियोडिसिटी है, ताकि हम सिमिलर एलिमेंट की ग्रुपिंग करके उनको एक साथ स्टडी कर सकें। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? नोट्स में ये टर्म्स दी हुई हैं, वहां से आप इसको याद कर सकते हो। अभी सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? आज कॉपी नहीं करें इसको, अभी बात को। आज थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो मैंने वही हमेशा कहा कि क्लास के अंदर मैं नोट्स नहीं लिख पाता, सिर्फ टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो इसलिए तवज्जो से बातों को समझिएगा, देखिएगा। पीरियोडिसिटी हम पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। तो हम कहते हैं द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स का बार बार रिपीट होना विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। कब रिपीट होना? आफ्टर एन इंटरवल और अ पीरियड, एक मखसूस वक्त के बाद। इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी मीन एक खास वक्फे के बाद किसी चीज का रिपीट होना। तो पीरियोडिसिटी क्या है? द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स with similar properties after an interval or a period in the periodic table is called periodicity of properties. Cause of periodicity क्या है? क्यों ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मीन एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, सिमिलर क्यों होती हैं? तो ये कॉज है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। असल में उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम एक मिसाल भी लेंगे कि किसी ग्रुप को देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेंशन करूंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं, और इस ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है। ग्रुप 1A की हमने हर ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया हुआ है, हर ग्रुप की। 1B की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1B की 1B की कॉन्फ़िगरेशन NS1 के साथ N-1 D10 होता है। तो ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। ग्रुप 1A के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर क्यों हैं? कि इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद सेम होती है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, फिक्स स्टेट है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एक ही करेंगे। कौन करेगा? लिथियम भी करेगा, सोडियम भी करेगा, पोटेशियम भी करेगा, रुबिडियम भी करेगा, सीजियम भी करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये सब लूज करेंगे सो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, इसलिए स्ट्रॉन्ग भी है। दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। थर्ड क्या है कि इनके जो ऑक्साइड्स है, मेटालिक ऑक्साइड्स, वो सब के सब जो है अल्कलाइन इन नेचर है। ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के, वो सिमिलर हैं। ये देख लीजिए ग्रुप 1A के एलिमेंट, और इन एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। लिथियम की क्या है? 2s1, सोडियम है 3s1, पोटेशियम है 4s1, 5s1, 6s1। आप देखिए इनके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स चेंज हो रहे हैं, ऑर्बिट्स, लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। सब जगह s1 नजर आ रहे हैं हमें। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये कॉज है पीरियोडिसिटी का। नेक्स्ट टर्म है ग्रुप ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मीन वेरिएशन, एक ही ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का वेरी करना। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आना। अब यही एक ग्रुप है, इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बेस करता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कोर इलेक्ट्रॉन में बेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने ब्रेकअप किया था लास्ट क्लास में 2 पार्ट्स में, कोर इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप ट्रेंड्स की हम बात करते हैं कि ग्रुप ट्रेंड्स कहते किसको है। ये ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा चैप्टर नंबर 3 में, और वहां इन डिटेल चैप्टर नंबर 3 में ग्रुप 1A भी है, 2A भी है। इन एलिमेंट के ग्रुप ट्रेंड्स के रीजनिंग जो क्वेश्चन उनको आंसर करेंगे, चैप्टर स्टार्ट ही रीजनिंग क्वेश्चन से होता है। ग्रुप ट्रेंड्स किसे कहते हैं? अ ग्रेजुअल वेरिएशन, ग्रेजुअली चेंज आ रहा होगा किसमें? ये वेरिएशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। बास प्रॉपर्टीज इंक्रीज है और बास डिक्रीज हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ये एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं इन एलिमेंट्स को देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम में 2 ऑर्बिट्स है, फिर 3 ऑर्बिट्स हो गए तो साइज और बड़ा हो गया, 4th ऑर्बिट में साइज और इंक्रीज हो गया, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये एक वेरिएशन आ रहा है, साइज सेम नहीं है, साइज ऑफ एन एटम चेंज होता जा रहा है। और आईपी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से उसका निकलना आसान हो जाएगा। तो आईपी क्या हो रही है? डिक्रीज, और साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमने कहा ग्रेजुअल वेरिएशन, ये वेरिएशन बास प्रॉपर्टीज में इंक्रीज हो रहा होगा और बास प्रॉपर्टी में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। हम कह रहे हैं ग्रेजुअल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट in the same group with the rise of atomic number is called group trend। ठीक है, ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। एक ही प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं कि वो वेरिएशन आ रहा होता है। एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर वेरिएशन आ रहा होता है, और वो वेरिएशन क्या है? इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। सिर्फ साइज को देख लो तो साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप,
आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने कहा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसको ग्रुप टर्न्स कहते हैं। अब ग्रुप टर्न की मिसाल ले लेते हैं। एज यू मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे हमने नेचर ऑफ एन एलिमेंट की बात की है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं। एज यू मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करो तो एक वेरिएशन नजर आएगा उनकी नेचर के अंदर। हमने कहा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये तो सब मेटल्स है। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो आप देखो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लिथियम से सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट का है और सोडियम को इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट का है। पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन निकालना लिथियम सोडियम दोनों से आसान है, इसलिए पोटेशियम की मेटालिक नेचर लिथियम और सोडियम दोनों से ज्यादा है। तो ये हम कह रहे हैं एज यू मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कॉज ऑफ ग्रुप टर्न्स, क्या सबब क्या है ग्रुप टर्न्स का? तो इसका कॉज जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है। एज यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। कॉज ऑफ ग्रुप टर्न का की पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन कोर इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। कॉज के इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स, और द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which cause the group turns। आप कई अंदाज से बात कर सकते हो, जैसे आप देखो इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिथियम में क्या है? 2 है, 1 भी है 2 भी है। 1 is 2 तो एक कोर इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस यहां लिखे हुए हैं। अब मैंने एक और ग्रुप की मिसाल दी है, 5th A ग्रुप की। मैंने ग्रुप 1A में भी वो मेंशन किया। हर ग्रुप में ये टर्न्स पाया जाता है। हम 5th A ग्रुप की बात कर लेते हैं और नेचर को हमने यहां मिसाल बनाया है। मैंने ग्रुप 1A में भी कहा कि नेचर चेंज हो रही है, ये टर्न्स हर ग्रुप में पाया जाएगा। ग्रुप 1A में ऑल आर मेटल्स, लेकिन मैंने कहा कि पोटेशियम इज मोर मेटालिक देन सोडियम एंड लिथियम। और मेटालिक इलेक्ट्रो की क्या मैंने बताया डेफिनेशन? इजिली टू रिमूव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना वो मोर मेटालिक होगा। ग्रुप 5A नेचर देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज अ गैस नॉन मेटल, phosphorus is a solid non-metal, arsenic metalloid, semi-metal, strontium antimony is also metalloid, bismuth metal। तो टॉप टू बॉटम आओ तो आपको नेचर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वन इज अ मेटल एंड द फर्स्ट वन इज नॉन मेटल, और इनके दरमियान हमें मेटलॉइड भी नजर आ रहा है। ये नेचर का ग्रुप ट्रेंड है। नेचर में ऐसे कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, size of an atom increases down the group, IP decreases down the group, electronegativity decreases down the group। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका डेफिनेशन, इसका कॉज चैप्टर नंबर 3 में दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, यहां पे मैंने इसको समझा दिया आपको। वहां हम ग्रुप टर्न्स को स्टडी करेंगे, डेफिनेशन को नहीं करेंगे। ओके। अब जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनमें पीरियोडिसिटी तो नहीं होती। पीरियड रो के एलिमेंट्स, कॉलम की बात तो कर ली, कॉलम में पीरियोडिसिटी भी है और टर्न्स भी है, वेरिएशन भी है।
पीरियड के एलिमेंट में क्या है? ओनली वेरिएशन, उसको कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ रो, पीरियोडिक ट्रेंड्स। यही बात जो ग्रुप में पढ़ी है बनी हमने, यही चीज अगर पीरियड के एलिमेंट से पाई जाए तो उसको हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। देखो बेटा क्या डेफिनेशन है, वही लफ्ज है ना, अ ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज in the physical and chemical properties of the element in the same period when a same group था, with the rise of atomic number is called periodic trends. Okay, cause क्या है इसका? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मिसाल पर देख लो, वो जो मेटालिक नेचर की बात की थी ना ग्रुप, उसी को हम यहां देखते हैं। वहां क्या हो रहा था? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, या मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हम कह रहे हैं एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर चेंजेस इनटू नॉन मेटालिक। मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेटल से स्टार्ट करता हूं और एंड अप करता हूं नॉन मेटल के ऊपर। मिसाल देख लीजिए, ये हमारा सेकंड रो के एलिमेंट्स है। स्टार्ट किया किससे? हमने एक हाईली रिएक्टिव मेटल से किया, अल्कली मेटल से। सेकंड वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। मेटलॉइड, सेमी मेटल, नॉन मेटल, और हम एंड करते हैं एक इनर्ट गैस के ऊपर। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर जाए, आप देखो कि मेटालिक कैरेक्टर चेंजेस इनटू नॉन मेटालिक। कॉज क्या है पीरियोडिक ट्रेंड का? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ ऑर्बिट चेंज नहीं होते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच कॉज द पीरियोडिक ट्रेंड्स। अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल तो हम देखते हैं क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा होता है। यूं हमारा चैप्टर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का। अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो गया। आज सिर्फ 3 टर्म्स हमने की हैं। न्यूक्लियर चार्ज इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर कितना पावरफुल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिप करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स होती है, और वो बेस किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। चैप्टर नंबर 2, मुझे जरा पानी पिलाना, या रख दीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 एक शॉर्ट चैप्टर था। शॉर्ट का मतलब नहीं एक दिन में खत्म हो जाना था। हम उसको बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, और 6 लेक्चर्स का वो चैप्टर था। और लास्ट जो लेक्चर था वो 6 था। आज 7th लेक्चर है हमारा। केमिस्ट्री पढ़ते हुए आज हमारा 7th लेक्चर है। तो फिजिकल क्लासेस में भी मैं उसको 6 लेक्चर में ही मुकम्मल करता हूँ। हाइड्रोजन का चैप्टर जो है ये 2 to 3 लेक्चर्स में जाता है। पहले मैं इस चैप्टर के कंटेंट्स को आपसे डिस्कस कर लूं। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। अब पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, अब उनको हम उनका स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। मोहम्मद एहसन, आपका कैमरा ऑन है बेटा, खैरियत तो है? इसको फौरन बंद करें या मैं आपको रिमूव कर दूं? आपका सराउंडिंग भी हमने देख लिया, बहुत माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक्स क्या है? तो पहले वो आपसे शेयर कर लूं मैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा टॉपिक नहीं है। यह हम सिर्फ पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोजन गैस की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। समझ गए? सब बात समझ लिया आपने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक नहीं है, उसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सा? इंडस्ट्रियल मेथड हाइड्रोजन गैस का। सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप, किस पीरियड, किस ब्लॉक को बिलोंग करती है, और ये फाइंड आउट करना आपने समझा था। ये तो बहुत आसान बात है, बट इट इज अ डिटेल क्वेश्चन, ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है। ये बात यहां समझेंगे कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टिल हम कहते हैं एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को आप प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए इसको भी डिस्कस करेंगे, ये एक डिटेल क्वेश्चन है। थर्ड है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये भी एक बहुत डिटेल क्वेश्चन है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बस ये 3 डिटेल क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल मेथड आसान टॉपिक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पीरियोडिक टेबल, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन समझकर याद करना है, काफी लेंदी है। एटॉमिक एंड नेशनल हाइड्रोजन डेफिनेशन एंड अ रीजनिंग क्वेश्चन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक जो है इसको बुक में से और नोट्स में से आपने सेल्फ प्रिपेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिफ्थ जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, आप रीड करोगे और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करोगे आइसोटोप्स की डेफिनेशन से, इस वर्ड के मीनिंग से। मीनिंग है सेम पोजीशन, डेफिनेशन है different atoms of same element having same atomic number but different mass number due to the different number of neutrons are called isotopes. हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के स्पेसिफिक नेम है, बाकी में नहीं है। ये आप खुद पढ़ोगे, बहुत आसान टॉपिक है, आप कर लोगे। मैं स्टार्ट करूंगा अभी इंडस्ट्रियल मेथड से, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह भी हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जितना हम कर सके पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बाइनरी कंपाउंड पे एटॉमिक नेशनल हाइड्रोजन के एंड में आपने जब इसको रीड किया होगा और आपके जहन में कोई सवाल है तो वो उसको आंसर करते हुए फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो 2 to 3 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाएगा। ओके, हम मूव करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल प्रिपरेशंस, लार्ज स्केल। जो मेथड यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं इसको बेटा कॉपी नहीं करना है ना, सुनिएगा समझिएगा इसको। ये नोट्स का कंटेंट ही है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इसलिए नोट्स से आप याद कर सकते हो। जो मेथड्स यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, हम ये कह रहे हैं उनको अरेंज किया है मैंने इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो बनाना चाहते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी किसमें हाई है, तो मैं सबसे पहले वो वाला मेथड्स आपसे डिस्कस करूंगा। ये बस सिर्फ जनरल नॉलेज की बात थी, आपको एग्जाम में कहीं मेंशन नहीं करना है। ये बात वैसे हमें मालूम होती है कि कमर्शियल प्रिपरेशन में हमारा कंसर्न जो है वो प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होती है, वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड्स ले रहे हैं उसमें कॉस्ट वाइज हम बात करते हैं असल में। तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी आ सकती है, इंडस्ट्रियल मेथड में हो सकता है। तो उनमें जिसमें सबसे कम इम्प्योरिटी है तो पहला वो मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर, देखो हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन की कंबाइंड स्टेट पे बात करेंगे। और हाइड्रोजन की कंबाइंड स्टेट जो सबसे ज्यादा इस जमीन में पाई जाती है वो वाटर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड फॉर्म में है इन वाटर। इस वाटर में से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो एक इजी मेथड है कि आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें, एंड वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए हम पानी के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड, बेस कोई अल्कली ऐड करते हैं थोड़ा सा, या सॉल्ट ऐड करते हैं। हम ये कह रहे हैं व्हेन वाटर इज मिक्स विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एन अल्कली और अ सॉल्ट is subjected to electrolysis, hydrogen gas is released at the cathode। तो इलेक्ट्रोड जो कैथोड पे जो बबल्स बन रहे होंगे वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। लेकिन हमारी कंट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लो कॉस्ट पे नहीं है। तो हम कह रहे हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज वेरी प्योर, but this method is employed only when electric current is available at a low cost। आपको वाटर तो फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे वो हाई इन कॉस्ट होगा, इसलिए प्रोडक्ट आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। इक्वेशन क्या है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जो है इंडस्ट्रियल मेथड विद डायग्राम, ठीक है, विद डिटेल नहीं है, जस्ट एज एज एन इक्वेशन, बस ये इक्वेशन डिस्कस की है मैंने। तो जितना कंटेंट बुक का है उतना ही उसी को लेके याद करना है हमें। तो यहाँ हाइड्रोजन का कोई इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है टॉपिक में। इंडस्ट्री स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 3 में से। अब पहली इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको इसका सेल डायग्राम नहीं बनाना है, गैर जरूरी चीजें, बस ये इक्वेशन को अगर समझ लिया तो आपको ये पहला मेथड याद हो जाएगा। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते, तो एट कैथोड हमें कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन। तो वाटर के आयंस कौन से हैं? आयंस मूव करते हैं, नहीं ये डिटेल की जरूरत नहीं है आपको। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, तो कैथोड इलेक्ट्रोड पे आपको जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन होगी, और एनोड पे जो गैस मिलेगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन। फ्रॉम वाटर गैस, पहला वाला बहुत इजी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इजी है। ये इक्वेशन जो लिखी है ना वाटर वाली, अगर ये याद है तो आप अपने ओन वर्ड्स में बात कर सकते हैं। फ्रॉम वाटर गैस, पहले तो वाटर गैस को बनाना है, क्योंकि वाटर गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। वाटर गैस बनाने के 2 मेथड्स हैं, मैं उन 2 डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन करके समझाऊंगा आपको। बुक में दोनों के अलग वाटर गैस बनाने के भी 2 मेथड है, वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के भी 2 मेथड है। तो मैं इसको कंबाइन करके एक साथ समझा रहा हूं। फ्रॉम वाटर गैस, तो पहले तो डेफिनेशन मान लीजिए, व्हाट इज अ वाटर गैस? व्हाट इज अ वाटर गैस? A mixture of hydrogen and carbon monoxide is called water gas। ये जो बात है, a mixture of hydrogen and carbon monoxide, हम ये बात करें what is a water gas? Water gas is a mixture, not a compound, a mixture of hydrogen and carbon monoxide। इन दो गैसेस के मिक्सर को वाटर गैस कहते हैं।
तो यहाँ पे हमें पहले ये समझना है कि वाटर गैस बनती कैसे है। तो फर्स्ट मेथड जो सिलेक्ट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड स्टीम कोल प्रोसेस। स्टीम एंड कोल प्रोसेस। कोल मीन कार्बन, कोयला कार्बन का स्टीम से केमिकल रिएक्शन करवाकर वाटर गैस हासिल करना। इस प्रोसेस को बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है वाटर गैस बनने का। बस ये इक्वेशन को ही समझना है। ये इक्वेशन समझ में आ गई तो समझो इसकी थ्योरी समझ में आ गई है। स्टीम H2O, कोल मीन कार्बन जो कि सॉलिड होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये केमिकल रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ आर गैसेस। ये दोनों आपस में मिक्सअप है। ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं है क्योंकि दोनों के अलग इलेक्ट्रोड्स हैं। जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां से ऑक्सीजन हो रही है। ये दो अलग इलेक्ट्रोड पे आप गैसेस की कलेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस बन रही हैं। तो ये दोनों आपस में मिक्सअप होती जा रही हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वाटर गैस। मुझे इस वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करना है क्योंकि तो मिक्सर बन गया है। हमें सिर्फ प्रिपेयर क्या करनी है, हाइड्रोजन करनी है। तो इस मेथड के अंदर आप बात को तवज्जो सुना करें। फार्मूला फार्मूला कंपाउंड का होता है, मिक्सर का नहीं होता है। डेफिनेशन में कहा अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर फार्मूला नहीं होगा उसका, कंपोजिशन हो सकती है। किन दो चीजों को मिलाएंगे तो वाटर गैस बनेगी। तो डेफिनेशन को आपने गौर से सुना नहीं। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये डेफिनेशन ही ये बता रहा है कि वाटर गैस क्या चीज है। हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोनों को मिला दें मिक्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए फार्मूला नहीं हो सकता है कि मैं इसको फार्मूला बताऊंगा ये फार्मूला, बट क्योंकि वाटर गैस इज नॉट अ कंपाउंड। डेफिनेशन को दोबारा देखिए, वहां लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है येलो कलर में, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में मेंशन कर रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों आपस में मिक्सअप हुई हुई हैं। दोनों गैसेस मिल गई हैं, डिफ्यूज हुई हुई हैं आपस में। जैसे एयर इज अ मिक्सचर, तो एयर का कोई फार्मूला नहीं है। एयर का फार्मूला नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर। एयर में कौन है, एयर इज नॉट अ सिंगल गैस। एयर में हम कहते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीन अलग चीजें हैं और मिली हुई आपस में। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 9th क्लास के स्टूडेंट भी अगर ये बात सुने ना वो समझ जाएगा कि अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए गैर जरूरी सवाल करके टाइम को वेस्ट ना करें। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसी के मुताबिक क्वेश्चंस किया करें। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिल गई हैं। अब मैं जो बात को फोकस करना चाह रहा था, कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर देते हैं फजूल सवाल से। मैं ये बता रहा था कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है तो सेकंड मेथड फ्रॉम वाटर गैस, ये दो को कंबाइन करके मैंने हेडिंग डाली है। बुक में हेडिंग नहीं मिलेगी, बुक में हेडिंग होगी स्टीम एंड कोल प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम एंड कोल प्रोसेस। तो स्टीम एंड कोल प्रोसेस से पहले बनाओगे वाटर गैस और फिर वाटर गैस के मिक्सर में से हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग करोगे। तो 2 स्टेप्स हो गए। ये पहला स्टेप में वाटर गैस बनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, वाटर गैस बनने से हाइड्रोजन ही बन गई है, हाइड्रोजन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिसॉल्व हुई हुई है, मुझे अलग करना है। तो सेकंड स्टेप में मुझे यहाँ सेपरेशन करनी है इन दोनों गैसेस की।
फिर सेकंड मेथड पढ़ेंगे स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। उसमें क्या होगा, उसमें वाटर गैस बनेगी और उस वाटर गैस से भी हम सेपरेशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों टॉपिक के अंदर प्रोडक्ट एक ही बन रहा है और उस प्रोडक्ट से हाइड्रोजन गैस को अलग करने का भी मेथड दोनों में कॉमन है। तो इसलिए मैंने एक कंबाइंड हेडिंग डाल दी है। मेरी बात को गौर सुनिए, ये दो अलग मेथड होंगे जिनको मैं कंबाइन करके समझा रहा हूं। वाटर गैस कैसे बनती है, ये ए मेथड हो गया। अब आओ वाटर गैस का एक और मेथड, और वो मेथड कौन सा है, उसको मैं बी की हेडिंग में लूंगा और उसका नाम है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। बुक में ये थर्ड मेथड दिया हुआ है। मैंने जो इससे पिछला मेथड था स्टीम कोल प्रोसेस, ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट डिस्कस नहीं हुआ। हाइड्रोजन गैस को कैसे अलग करूंगा, तो मैं नेक्स्ट मेथड के बाद दोनों को एक साथ समझा दूंगा। अब देखो क्या हेडिंग है, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में मिसाल हम लेते हैं मीथेन की। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। हम स्टीम का रिएक्शन कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, दो गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां देखें हाइड्रोजन गैस के मोल वैल्यू कितनी, 3, कार्बन मोनोऑक्साइड की 1। तो हमने कहा कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर जिसमें रेशो चेंज हो सकती है, फिक्स रेशो कंपाउंड की होती है। ये दो गैसेस मिल रही हैं आपस में, तो ये हमारा सेकंड मेथड है। हमने यहाँ पे स्टीम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किया, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो गैसेस हैं और ये गैसेस आपस में कंबाइन हुई हैं, इसको हम कहते हैं वाटर गैस। अब आप देख लें कि स्टीम कोल के अंदर भी प्रोडक्ट बना वाटर गैस, स्टीम हाइड्रोकार्बन भी प्रोडक्ट क्या बना, वाटर गैस। तो दोनों में एक प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट से मैंने एक कंबाइंड हेडिंग डाल दी, फ्रॉम वाटर गैस। अब इस वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग कैसे करोगे, एग्जाम में आता है, हाउ वुड यू प्रिपेयर हाइड्रोजन बाय स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। तो आप इसके अंदर पहले वाटर गैस बनाओगे, फिर इसकी सेपरेशन बताओगे। और अगर आता है स्टीम कोल प्रोसेस, तो स्टीम कोल प्रोसेस से पहले वाटर गैस बनाओगे, फिर वाटर गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस की सेपरेशन को डिस्कस करोगे। दोनों में सेपरेशन अलग अलग डिस्कस होगी, लेकिन कॉमन होने की वजह से मैं एक ही हेडिंग के अंदर दोनों को समझा रहा हूं। सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जरूरत नहीं, कार्बन फ्रॉम वाटर गैस। हाइड्रोजन मुझे चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेरा एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मेरी इम्प्योरिटी है। मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज होगी तो मैं कहूंगा वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है, मुझे इसको दूर करना है। इस वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे दूर किया जाए, बोथ आर गैसेस। एक आसान मेथड क्या है कि लिक्विफाई कर लो, आप कूलिंग करो, लिक्विफाई करो, जो गैस पहले कंडेंस हो जाएगी वो लिक्विड बन जाएगी। इन दोनों गैसेस का एक फिजिकल डिफरेंस इनका बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो दो गैसेस हैं इनमें एक डिफरेंस क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन से डिफरेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पहले लिक्विफाई होगी, जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन रही होगी उसमें हाइड्रोजन जो है वो गैस स्टेट में होगी। लिक्विफाई करके आप कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन से अलग कर लें, एक मेथड तो ये है। तो इस मेथड को हम पहले डिस्कस करते हैं। हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट वाटर गैस इज रिमूव्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से, फर्स्ट बाय लिक्विफिकेशन, बाय लिक्विफिकेशन, लिक्विफाई करके।
अब इतना टाइम नहीं कि बेटा सारे को आप कॉपी करोगे ना, ये थ्योरेटिकल नोट्स हैं, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, आप सिर्फ बात को सुने और समझ लें, जाके वहां से याद करना है इसको। सेकेंड ईयर पूरी एक थ्योरेटिकल स्टडी है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, लर्निंग बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे अगर रेगुलर क्लासेस होती है तो आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कोशिश करो साथ साथ याद करो। हम लिक्विफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड एयर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? -191.5, 191.5। आप रेफ्रिजरेटर यूज नहीं कर सकते, डीफ्रीजर यूज नहीं कर सकते हो। -191.5 और हाइड्रोजन इज -252.5। ये इन दोनों गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिक्विफाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? लिक्विड एयर यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड। लिक्विड एयर यूज करोगे मीन ये टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे -200, तो इन दो में से कौन लिक्विफाई होगा, कौन लिक्विड में कन्वर्ट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड। हाइड्रोजन लिक्विफाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, वो और ही लो है। वो कितना है? वो -252 है। इसलिए जब लिक्विफाई करोगे तो हाइड्रोजन स्टिल गैसियस स्टेट में रहेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बड़ा पार्ट जो है वो लिक्विफाई होके अलग हो जाएगा। हम जब फिजिकल क्लास में भी होते हैं तो मैं अपनी जो बात लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ वो सारा लिख नहीं रहा होता हूँ, तब वो जो सुन रहे होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बड़ा पार्ट, हमने कहा कि इस वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है उसका 95% लिक्विड बन चुका है। कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं, कुछ ट्रेसेस। ये जो हाइड्रोजन गैस जो मिल रही है आपको, अलग गैस आप अलग करते जा रहे हैं, उसमें कुछ ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, 1%, 2%। मुझे उसको भी अलग करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस आपको अलग मिल रही है उसको गुजारते हैं अल्कली में से, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। तो उसके अंदर जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो ट्रैप हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस हमें आप कह रहे हैं कि लिक्विफाई होने से मिलेगी, इज सेपरेट व्हाइल ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट। ट्रेसेस बहुत कम मिकदार, लेस देन 1% प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस। मुझे इस हाइड्रोजन गैस को और प्यूरिफाई करना है। आर रिमूव बाय पासिंग थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैसे आप उसको रिफाइन करोगे? बाय पासिंग थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन which absorbs carbon monoxide to form sodium formate। तो आप इस मिक्सर को पहले डायरेक्ट ही गुजार लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड से, आपने ये क्या किया? अगर हम डायरेक्ट करेंगे तब भी ऐसे ही होगा कि सारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी, उससे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। ट्रेसेस को दूर करना है, बहुत छोटी सी मिकदार दूर करनी है, तो थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको इस्तेमाल होगा। इसलिए हमने पहले फिजिकल मेथड अडॉप्ट किया, लिक्विफाई किया, एक बड़ी मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने दूर कर दी, इंप्योरिटी निकाल दी। बहुत माइन्यूट से क्वांटिटी जो मौजूद थी उसको दूर करने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस के अंदर कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं। उसको जब पास किया NaOH में से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, सोडियम फॉर्मेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिफाइंड प्योर हो जाएगी, प्यूरिफाई हो जाएगी। ओके, ये उसकी इक्वेशन है। जब लिक्विफाई के बाद हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे NaOH में से, तो उस हाइड्रोजन गैस में पाई जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सोडियम फॉर्मेट बनाएगी। और हाइड्रोजन गैस NaOH के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग हो जाएगी। तो ये हमारा सेपरेशन का फर्स्ट मेथड है।
ये हमारा फर्स्ट मेथड है। बेटा गैस के लिए लव्स फ्रीजिंग नहीं होता, गैस के लिए लव्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीज कौन होते हैं, लिक्विड फ्रीज होते हैं। तो हाइड्रोजन इज नॉट अ लिक्विड कि मैं ये कहूंगा कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये गैसेस हैं। ओके, अब हम सेपरेशन का एक और मेथड स्टडी करेंगे, और वो कौन सा है, वो एक केमिकल मेथड होगा, वो एक केमिकल मेथड होगा। वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को अलग करने का एक और मेथड भी है। टू मेथड्स हैं। अगर एग्जाम में मेंशन है कि सेपरेशन यूं करनी है इस मेथड से, तो आपको वही करनी है, और अगर मेंशन नहीं है तो आपको दोनों करनी है। हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस कैसे सेपरेट की जाए, तो सेकंड मेथड, बाय हीटिंग विद मोर स्टीम। ये जो वाटर गैस बना चुके हो, इसको फर्दर रिएक्ट करवाओ स्टीम से, तो बाय हीटिंग विद मोर स्टीम। मैं इस वाटर गैस की बात कर रहा हूं जो मुझे स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस से हासिल हो या स्टीम कोल प्रोसेस से हासिल हो। तो सेकंड है बाय हीटिंग विद मोर स्टीम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो लिखी हुई है स्टार्ट में, ये हमारी वाटर गैस है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, इट्स अ वाटर गैस। और हम रिएक्ट किससे कर रहे हैं, आप देखें H2O लिक्विड है, बट हम इसको स्टीम का नाम दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कितना है, 500 है, नजर 500। हम जब वाटर गैस को फर्दर रिएक्ट करवाते हैं स्टीम से, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये और ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसमें मोनो है, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन और बनना शुरू हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने वाटर गैस का कंपोजिशन चेंज कर दिया, अब ये वाटर गैस नहीं है, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आपने वाटर गैस को फर्दर ये करवाया जब स्टीम से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की नेचर चेंज कर दी, अब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से अलग करना आसान है, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में जरा आसान है। क्या डिफरेंस क्या है दोनों गैसेस के अंदर, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है। इन दोनों गैस के जो मिक्सर है, इस मिक्सर को गुजारे पानी में से अंडर हाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर सॉल्युबल गैस, हाइड्रोजन इज वाटर इनसॉल्युबल। पहले ये यहां काम क्यों नहीं किया, वाटर गैस में ऐसा क्यों नहीं किया, बोथ आर वाटर इनसॉल्युबल। तो हमने सेकंड मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इस मिक्सचर को जब वाटर में से पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। तो हम यही बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सर थ्रू वाटर under high pressure, whereby carbon dioxide will dissolve and hydrogen gas is obtained. कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होगी, तो डिसॉल्व क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो जो केमिकली रिएक्ट करेगा उसकी इक्वेशन होती है, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा उसकी इक्वेशन नहीं है। हम दोनों में को गुजार रहे हैं पानी में से, हाइड्रोजन वाटर से केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होगी तो क्या बन जाएगी, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो इसलिए इस मिक्सर में से कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली रिएक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ मेंशन किया मैंने। हाइड्रोजन क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि हाइड्रोजन तो अनरिएक्टेड। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टेन, वो हाइड्रोजन के बबल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड मेथड था ना, उसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। सेकंड मेथड को कंबाइन करके समझाया है टू मेथड्स को, एक का नाम है स्टीम हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम है स्टीम कोल प्रोसेस, जो ए पार्ट था। अब इसकी लर्निंग आपको करनी है, ठीक है, आगे हम मूव करते हैं।
थर्ड मेथड इन एक्चुअल इज द फोर्थ मेथड, क्योंकि हमने दो को कंबाइन करके समझा हुआ है, तो मैं अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग हेडिंग्स ले रहा हूं कि ये मेरा थर्ड मेथड है। इट फ्रॉम स्टीम एंड मिथानोल प्रोसेस, मिथानोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिथाइल अल्कोहल, उसी स्टीम का अगर मिथानोल से रिएक्शन करवाएं, when steam is reacted with vapors of methanol at 250 degrees Celsius, a mixture of carbon dioxide and hydrogen gas is formed. इक्वेशन ये है इसके। मिथाइल अल्कोहल का आईयूपीएक नेम मिथानोल, इसके वेपर्स को हम री करवा रहे हैं स्टीम से। क्या टेम्परेचर है? 250। 250 पे वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए स्टीम का नाम कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बोथ आर गैसेस, तो ये मिक्सर फॉर्मेशन है, तो सेपरेशन रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से अलग करना है, अभी अभी डिस्कस किया हमने, तो वो बात यहाँ पे हम दोबारा ऐड कर देंगे। हम कह रहे हैं पासिंग द मिक्सर थ्रू वाटर अंडर हाई प्रेशर whereby carbon dioxide will dissolve and free hydrogen gas is obtained। वही बात अभी जो मैं लास्ट में डिस्कस की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर डिसॉल्व हो क्या बन जाती है? कार्बोनिक एसिड, और फ्री हाइड्रोजन गैस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ मेथड जो मैं ले रहा हूं, उसमें भी टू मेथड्स को कंबाइन कर रहा हूं मैं, तो मैंने एक कंबाइंड हेडिंग बनाई है, थर्मल डीकंपोजिशन। ये दो अलग मेथड है, एक है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मीथेन, एक है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, तो दोनों में थर्मल डीकंपोजिशन हो रही है, तो मैं इसलिए टॉपिक को समझाने के लिए एक कंबाइंड हेडिंग डाल रहा हूं। फर्स्ट को देखते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल है मीथेन। मीथेन इज अ गैस, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीकंपोज होती है कार्बन ब्लैक के अंदर एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि दोनों की स्टेट डिफरेंट है, एक सॉलिड है और एक गैस है। ये दोनों प्रोडक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन ब्लैक जो है ये सॉफ्ट कार्बन, ठीक है, ये टायर्स में, ये इंक में, ये काजल में ये इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट कार्बन, कार्बन ब्लैक। और साथ में क्या मिल रही है हमें? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये बात डिस्कस नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन को कार्बन ब्लैक से कैसे अलग किया जाएगा। देखो दोनों का स्टेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं है। अगर दोनों गैसेस हैं तो फिर मिक्स हुई होती है। ओके, लास्ट इज द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो अमोनिया डीकंपोज हो जाती है, किसमें? नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। यहां पे सेपरेशन रिक्वायर्ड है, बुक में इसको डिस्कस नहीं किया तो आपको भी जरूरत नहीं है। ये कैसे सेपरेशन करेंगे आप इसको सुन लीजिए कि लिक्विफाई कर लो, लिक्विड कर में कन्वर्ट कर लो। तो लिक्विफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? लिक्विड एयर यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -200। तो नाइट्रोजन बिकम्स लिक्विड एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं -200 प्रोवाइड कर रहे हैं, -200 तक हमने लिक्विफाई कर दिया, और नाइट्रोजन लिक्विफाई हो चुकी होगी क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -196, और हाइड्रोजन का मैंने भी मेंशन किया था, याद है क्या? -252। तो इसलिए हम लिक्विफाई करके नाइट्रोजन को अलग कर लेंगे हाइड्रोजन से। तो ये बेटा हमारा एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, कमर्शियल प्रिपरेशंस या फिर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल, ये हमारा टॉपिक है। ये पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल जस्टिफाई कैसे करते हैं? हम जब हाइड्रोजन की पोजीशन देखते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल तो हमें नजर आता है कि हाइड्रोजन जो है
It resembles with element of 1a, 4a and 7a. हाइड्रोजन अपनी चंद प्रॉपर्टीज के अंदर हम कहते हैं कि वो सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1a अल्कली मेटल्स, कार्बन फैमिली एंड हैलोजेंस, और बास प्रॉपर्टीज के अंदर इन ग्रुप के एलिमेंट से वो डिफरेंट बिहेव भी करते हैं. एनी हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दिस ग्रुप एज वेल. रिजेम्बलेंस भी है और डिफरेंट भी बिहेव करता है. आइए हम इसको डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक पोजीशन में क्या होगा? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. ये दो बातें डिस्कस करेंगे हर ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1a के अंदर भी, ग्रुप 4a में भी, ग्रुप 7a में भी. लेकिन पहले तो ये बात समझनी है कि पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट जो है ये कैसे आइडेंटिफाई होती है. तो मैंने ये हेडिंग डाला है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज जस्टिफाइड बाय. कैसे आप साबित करेंगे कि इस एलिमेंट की ये पोजीशन होनी चाहिए? पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट प्लेस किए गए हैं उनके प्लेस करने की वजह क्या है? कोई बताना पसंद करेगा? किस बेस पे, किस प्रॉपर्टी की बेस पे आप कहते हैं कि ये एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर होना चाहिए? तो वही बात हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए. किस बुनियाद पे कहोगे कि हाइड्रोजन ग्रुप 1a में होना चाहिए, ग्रुप 4a में होना चाहिए, ग्रुप 7a में होना चाहिए? किस बुनियाद पे कहोगे? यस, एक स्टूडेंट का कहा वैलेंसी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. गुड, ठीक है, गुड. जोया और जुनैरा, यस बेटा, आप दोनों बात सुने, आपने रिप्लाई किया. आप मुझे बताओ कि अभी हमने पीरियोडिक टेबल में आखिरी चीज जो स्टडी की थी, ये जो ग्रुप टर्न इससे पहले, वो था हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट. ये हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, पीरियड क्या होगा. तो क्या आपको याद है कि हम उस एलिमेंट की किस चीज से फाइंड आउट करते हैं? क्या चीज देख रहे होते हैं? वैलेंसी तो नहीं देख रहे होते ना, वैलेंसी नहीं निकालते हम लोग. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गुड आंसर. इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जस्टिफाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करेंगे. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा पार्ट? जो स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, अब ये बताइए कि हीलियम जो है, हीलियम वो 8th ए ग्रुप में प्लेस किया गया है. कॉन्फ़िगरेशन की वजह से प्लेस किया गया है? नो. उसको क्यों प्लेस किया गया है? तो सेकंड हमारा रीजन क्या होता है? एलिमेंट को प्लेस करोगे इन अ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा, सेम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्रुप 8th ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होते हैं और हीलियम में तो 2 होते हैं. हीलियम में क्या होते हैं? 2. यस. नहीं रियान, एटॉमिक नंबर बेटा नहीं होगा, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे ना. कोई एक ऐसी बात बताओगे जो उनमें सेम होगी. एक ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते हैं. जोया ने कहा कि सर उनके शेल कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज. आपने एक प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया कि उन हीलियम में और बाकी नोबल गैसेस के ऑर्बिट्स मुकम्मल हैं. तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी आपने निकाली है. तो ये अब बात को समझ लो कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है. तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? कॉन्फ़िगरेशन. जस्टिफाई कैसे करोगे? पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? प्रॉपर्टीज. पॉइंट नंबर 1 इज कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉइंट नंबर 2 इज सिमिलर प्रॉपर्टीज. अगर मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1a में होना चाहिए तो मैं कॉन्फ़िगरेशन का मैच बताऊंगा. देखो, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 1a की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. फिर ये तो एक पॉइंट हो गया. फिर मैं मजीद दलाइल कैसे दूंगा? फिर मैं फर्दर उसको जस्टिफाई कैसे करूंगा? मैं प्रॉपर्टीज निकाल निकाल के लेके आऊंगा कि देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है, ग्रुप 1a की भी यही है.
तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, तो आप जब पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आपका सारी थ्योरी जो है वो इन दो पॉइंट्स पे होगी कि कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो मिसफिट है इस ग्रुप के अंदर। प्रॉपर्टीज सेम है, ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो ये डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब हम डिस्कस करते हैं क्या है। तो हेडिंग हम डालते हैं रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल। फिर मैं ये कहूंगा कि कॉपी नहीं करो, तवज्जो से बात को सुनते जाओ, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिलेशन। इस रिलेशन में दोनों चीजें आएंगी, सिमिलरिटीज भी आएंगी और डिसिमिलरिटीज भी आएंगी, दोनों बात डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट क्या होगा, आप 1A की बात करो, 4A 7A, तीनों के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बुनियाद है, टेबल बनाया कैसे गया है, कॉन्फ़िगरेशन बेस पे ना। पीरियड के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप की फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन है, ब्लॉक की फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपकी सिमिलरिटीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर नहीं होती हैं। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहला पॉइंट इसको लेना है। अगर ये नहीं है तो फिर प्रॉपर्टीज को फिर ले रहे होंगे, तो पहले आप इसको देखोगे। अगर आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन को नंबर 1 लेना है। मैं यहीं से बात स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट सिमिलरिटीज का, सब हेडिंग क्या डाली मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ये कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड alkali metals, the element of group 1A, both have same valence shell configuration। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और अल्कली मेटल की सेम है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1। अगर N की जगह क्वांटम नंबर 1 पुट करूं इज अ हाइड्रोजन, 2 पुट करूं तो अल्कली मेटल स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं इसको लिख के यहां समझाता हूं आपको। सोडियम एक अल्कली मेटल है ना, सोडियम, और इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। वैलेंस कौन सी है, आपने पढ़ लिया ना कोर और वैलेंस का, वैलेंस इज 3s1। सोडियम के बाद जो एलिमेंट होगा उसका वैलेंस क्या होगा, 4s1। सोडियम के ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका वैलेंस क्या होगा, 2s1। 2s1 से ऊपर कौन होगा, 1s1। अब ये 2s1 कौन है, लिथियम, और 1s1 कौन है, हाइड्रोजन। सोडियम के बाद 4s1 कौन है, पोटेशियम। तो आप देख लीजिए कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर मैं टॉप का एलिमेंट लूंगा तो वो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन फार्मूले के बेस पे 1s1 है, और 1s1 कौन है, हाइड्रोजन। तो यूं हम साबित कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इस ग्रुप के टॉप का एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। क्या रीजन दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन इज द 1s1, और अगर 2s1 करेंगे तो सेकंड मेंबर बनेगा ग्रुप का, 3s करेंगे थर्ड, 4s1 करेंगे पोटेशियम। इस तरह आप करते जाए तो पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स अरेंज होते चले जाएंगे। ये तो हमने पहली बात साबित कर दी। इससे हमने कहा हाइड्रोजन फिट हो जाता है इस टेबल के अंदर, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन के की वजह से उनको एक ग्रुप में प्लेस करते हैं। अब प्रॉपर्टीज को देखोगे, जब प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या हमें, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज को लेके आते हैं ताकि इसको बात को जस्टिफाई कर दें, वाकई हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है। हम कहते हैं बोथ फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। एक बात दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव आयन बनता है, अल्कली मेटल्स तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन लूज करते कभी गेन नहीं करते हैं। सोडियम जब भी आयोनाइज होगा तो कैटाइन बनेगा, तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम पॉजिटिव आयंस। तो हमने कहा कि लाइक अल्कली मेटल, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, hydrogen also tends to lose its single electron to form the unipositive ion. पॉजिटिव आयन जिसका चार्ज वैल्यू 1 होगी, यूनि मीन 1, पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन को देखो, मैंने यहाँ इक्वेशन में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो क्या बनता है, एक कैटाइन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। यही काम अल्कली मेटल्स करते हैं। अल्कली मेटल्स तमाम के तमाम रिड्यूसिंग एजेंट है, तमाम के तमाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये बात कॉमन हो गई। थर्ड, valency, both are monovalent. Due to the formation of unipositive cations, hydrogen and alkali metals both show a valency of 1. एक और बात कॉमन है दोनों में कि इनकी वैलेंसी भी सेम है। पॉइंट नंबर 4, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। पॉइंट नंबर 4, दोनों नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं बोथ हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, जैसे अल्कली मेटल्स करते हैं, हाइड्रोजन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ कंबाइन विद हैलोजेंस, हैलोजन इज अ नॉन मेटल, टू फॉर्म हालाइड्स। ये दोनों के अंदर कॉमन बात है, बोथ। बोथ का मतलब क्या है, अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी कंबाइन विद हैलोजेंस टू फॉर्म हालाइड्स। देखो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हाइड्रोजन की जगह मैं सोडियम ले आऊं तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ले आऊं पोटेशियम क्लोराइड। ये क्लोराइड है, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ HCl। अगर यहाँ पे मैं अल्कली मेटल ले आऊं तो देखिए ये भी क्या बना रहा है, हालाइड बना रहा है। पॉइंट नंबर 5, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हाइड्रोजन किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है? यस। तब ये कह रहे हैं जस्ट लाइक अल्कली मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज आल्सो रिड्यूसिंग। हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, सोडियम ने इसको रिड्यूस कर दिया कॉपर के अंदर। सोडियम ने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। अगर मैं सोडियम की जगह हाइड्रोजन गैस यूज करूं तो वो भी कॉपर ऑक्साइड को यही करेगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो इसने भी कॉपर को रिड्यूस कर दिया कॉपर में, तो बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A। अब हम बात करेंगे डिससिमिलरिटीज की करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन मिसफिट है इन अ ग्रुप 1A। तो हेडिंग हम डालते हैं फिर डिससिमिलरिटीज की। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, group 1A are called alkali metals because their oxides are alkaline in nature. नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड दोनों के यहां इस इक्वेशन नजर भी आ रहे हैं। H2O is a neutral oxide, जबकि अल्कली मेटल जितने भी हैं उनके ऑक्साइड्स के अल्कलाइन है। एक बड़ा डिफरेंस, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल, while the oxide of alkali metals are basic. Lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide, all are basic. स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं सारे के सारे। और H2O इज नॉट अ बेस, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है।
तो प्रॉपर्टीज के अंदर एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आया ऑक्साइड फॉर्मेशन में। आपको याद है कि मेंडलीव ने जो ग्रुपिंग की थी ऑक्साइड की वजह से की थी। सेकेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, आईपी वैल्यू। तो हम देखते हैं द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई। अल्कली मेटल की आईपी तो बहुत लो होती है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट के लिए आपको वैल्यूज के अंदर हाइड्रोजन और सोडियम लिख दें बस। देखें इन सब की मैच करती हुई नजर आ रही है आप लोगों को, 5.3, 5.1, 4.3, 4.2, 3.9, ये सेम ऑर्डर कहलाएगा, सेम ऑर्डर। एग्जैक्ट वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि सबके वैलेंस ऑर्बिट तो डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है लेकिन वैलेंस ऑर्बिट सबके सेम नहीं है। लिथियम में वैलेंस ऑर्बिट कितने हैं? 2, सोडियम में 3, पोटेशियम 4। तो इसलिए वैल्यू चेंज तो होगी लेकिन उसका ऑर्डर सेम है। लो वैल्यूज सबकी लो वैल्यूज है। अब हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहा है, देखिए 6 भी नहीं है, डबल से ज्यादा है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5.3 है, उससे डबल से भी ज्यादा, डबल वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हाइड्रोजन की आईपी वैल्यू जो है बहुत हाई है। फिजिकल अपीयरेंस एक बहुत वाजे सा डिफरेंस नजर आता है। ग्रुप 1A, all elements are solid, all are metals. Hydrogen is not a metal. फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंस देख लें। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल डायटोमिक गैस, लेकिन ग्रुप 1A एलिमेंट वो डायटोमिक गैसेस नहीं है, वो सब के सब क्या है? सॉलिड अल्कली मेटल्स हैं। फिजिकल अपीयरेंस एक बहुत मेजर डिफरेंस, मीन नेचर का फर्क आ गया। ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर अल्कली मेटल्स, सब मेटल्स हैं। हाइड्रोजन नॉट अ मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मोर देन 2 है तो नॉन मेटल होगा, और अगर लेस देन 2 है, अगर लेस देन 2 है तो क्या होगा? मेटल होगा। तो आप देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इज मोर देन 2। और ग्रुप 1A के एलिमेंट जितने भी हैं आप देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है? लेस देन 2 है। और देखिए सेम ऑर्डर नजर आ रहा है, 1, 0.9, 0.8, 0.7, स्लाइटली सा डिफरेंस नजर आएगा आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 1A के एलिमेंट का सेम ऑर्डर है, सेम वैल्यू, सेम नहीं कहेंगे हम, सेम ऑर्डर कहेंगे कि लो, सबकी लो है। हाइड्रोजन लो नहीं है। हमने कहा हाइड्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेयर एज अल्कली मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। फिफ्थ एंड लास्ट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग ड्यूरिंग रिएक्शन। अब ये सोडियम ऑक्साइड बना है, सोडियम ऑक्साइड, तो बॉन्ड क्या बनाया सोडियम ने? आयोनिक। और हाइड्रोजन क्या बनाया है? कोवलेंट। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद हैलोजेंस, वेयर इज अल्कली मेटल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। यहां भी देख लीजिए, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, इस वाले की मैंने मिसाल दी है तो आप इसको देख लीजिए। इसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो दोनों अल्कली मेटल्स हैं इनके बॉन्ड क्या है? आयोनिक है। सोडियम इज अ कैटायन, क्लोराइड इज एनाइन, पोटेशियम एनाइन। HCl ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। HCl इज अ मॉलिक्यूल। तो हमने फिफ्थ पॉइंट का नेचर ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद हैलोजेंस, whereas alkyl metal form ionic bond. 5 points of similarities and the 5 points of dissimilarities. तो यूं हम कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोजन को यहां होना चाहिए। तो जितनी उसकी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज हैं उतनी पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो ग्रुप 1A के साथ हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, अभी 2 ग्रुप से रहता है बाकी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप नोट्स में से
ये पढ़ के आइएगा नोट्स में से, बुक में इतना डिटेल नहीं है, नोट से पढ़िएगा। मैंने वही कंटेंट आपके साथ शेयर किया और उसी को एक्सप्लेन किया है कि लर्निंग वहां से कर लीजिएगा। इसको पढ़ के आइएगा। ग्रुप 4A और 7A को जब रीड करके आओगे बहुत जल्दी आप समझ लोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हमारी जब होगी तो उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमारा वहां जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो थर्ड है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। मैं क्लास को एंड करने लगा हूं, तो बात सुनिएगा कि आपका टेस्ट जो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 उसमें कंप्लीट आएगा। एमसीक्यूज भी इसके हैं, नहीं चैप्टर नंबर 2 टेस्ट में नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने कहा टेस्ट जो होगा चैप्टर 1 कंप्लीट आएगा उसमें, पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा ये उसमें इंक्लूड नहीं है। एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट भी चैप्टर 1 से है, और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो भी चैप्टर नंबर 1 से होगा। ठीक है, टाइमिंग इंशाल्लाह आज रात तक हम आपसे शेयर कर लेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं क्लास एंड करूंगा। कोई बात किसी को पूछनी है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई भी दोस्त अगर मौजूद हैं उनको बोलेंगे अपने आप को बेवकूफ मत बनाएं, क्लासेस स्किप नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक अनसर्टेनिटी है। कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, कि एसओपी के तहत होंगी होंगी या नहीं होंगी, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। तो इसलिए जो मीडियम पढ़ने का है और बेस्ट मीडियम है, मैं समझता हूँ कि बेस्ट मीडियम है पढ़ने का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्वेश्चन है, हाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो फिजिकली कोचिंग में आपको आना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में वीकली और टर्मिनल टेस्ट देते थे वैसे टेस्ट होगा। आपने लूज शीट का 4 to 5 पेजेस का बंच बनाइए, उस पर नेम क्लास सब्जेक्ट लिख लीजिए, और ये टेस्ट जो है तकरीबन 1.5 घंटे का होगा। उसकी टाइमिंग इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बेटा चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को आपने खुद अटेम्प्ट करना है, खुद। कोई एक अगर कोई एक आध है तो एक आध आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका असाइनमेंट होता है कि आपकी लर्निंग क्या हुई है। हाँ कोई एक आध अगर डिफिकल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक आध मैं आंसर कर दूंगा। सारे मैंने सॉल्व कर दिए तो आपकी अपनी लर्निंग क्या हुई। इसलिए आपने भी कुछ काम करना है, मेहनत करनी है। चैप्टर 1 पूरा मैंने पढ़ा दिया, अब उसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है। उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगता है एक आध आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।